नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। काफी लंबे समय पहले एक नारा उठा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद आप जानते हैं क्या कुछ हुआ। एक गहरा जख्म मिला। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ऐसा ही नारा है, लगभग या वैसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां पर कहा जा रहा है भारत अमेरिका भाई भाई। इसको समझेंगे। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच सोमवार 5 जून को हुई बैठक के बाद सामने आई तस्वीरों से यह तो साफ हो गया है कि दोनों देशों की दोस्ती बेहद गहरी हो रही है। उच्च स्तरीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच शेयरिंग और केयरिंग फार्मूले पर आगे बढ़ने को लेकर भी सहमति बनी। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अमेरिका के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं। भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत दोनों देश नई प्रौद्योगिकियों के सह विकास के साथ ही मौजूदा और नई प्रणालियों के सह उत्पादन पर काम करेंगे। साथ ही साथ दोनों देश रक्षा, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी यंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। दरअसल इस बैठक का अहम मुद्दा चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और सैन्य मौजूदगी रहा। हाल ही में आसमान और समंदर में अमेरिकी टोही विमान और युद्धपोत को चीन की तरफ से आक्रामक चुनौती दिए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं भारत और चीन के बीच भी एलएसी के मुद्दे को लेकर विवाद जारी है। इन सब के बीच भारत और अमेरिका की दोस्ती की इन तस्वीरों ने चीन को जरूर परेशान किया होगा। वहीं बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो की स्थापना वाले चीन के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को पाकिस्तान के प्रति आगाह करते हुए कहा, पड़ोसी मुल्क भरोसा करने लायक नहीं है और अमेरिका को हथियारों के मामले में उस पर भरोसा करने की गलती नहीं करनी चाहिए, यानी चेताया। उधर जून में आखिरी में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका ने भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंताओं को खारिज कर दिया। अमेरिकी सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। जो भी नई दिल्ली जाएगा वो उसे खुद देख सकता है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राजनीतिक संचार के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं को व्यक्त करने से नहीं कतराता। आपको बता दें कि अमेरिका में पीएम मोदी की मेजबानी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन करेंगे। उस दौरान 22 जून को एक राजकीय डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। ये सारी कवायद बता रही है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती कितनी गहरी होती जा रही है और इस दोस्ती का जो असर जो है वो क्या पड़ेगा। यहां समझना यह भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ बदलती जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत जिस तरह की ताकत बन चुका है, वहां पर अब खींचतान मची है। चीन के साथ भारत की बनती नहीं। कई सीमा मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी विवाद है। कई दौर की अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। अब चीन को डिफेंड कैसे किया जाए। पड़ोसी देश नेपाल जो है वो चीन का हितैषी बनकर उभरा है। हालांकि अभी प्रचंड हाल में दौरा करके गए, लेकिन जिस चीन से भारत का विवाद चल रहा है वो रशिया का दोस्त हो चुका है। रशिया की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है चीन से। ऐसे में भारत के लिए चिंता का सबब बन गई थी सारी चीजें। तो अब भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, लेकिन ये सारे समीकरण किस तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सियासी मामलों की, तो राहुल गांधी अमेरिका में हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत में दो विचारों की लड़ाई है। लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो असल में तस्वीर सही क्या है। तो आखिर ये जो दोस्ती बढ़ती जा रही है, ये किस तरह से भविष्य के क्या संकेत दे रही है। इस दोस्ती के मायने क्या है। क्या ये गहरी होती दोस्ती एक सच्चे दोस्त रशिया के साथ खाई तो नहीं बना देगी, संबंध तो नहीं खराब करेंगे। ठीक वैसे ही चलेगी जैसे चीन के साथ रशिया की दोस्ती होती जा रही है।
चर्चा करते हैं कि क्या मायने हैं इन मुलाकातों के। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक के तौर पर उनके अनुभव हम बांटेंगे। अनिल गोयल, नेता बीजेपी, हमारे साथ पैनल में रहेंगे। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उनके अनुभव को हम बांटेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। और रत्नाकर जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं आज, चूंकि सियासत का दौर भी है और संबंध भी गहरे हो रहे हैं अमेरिका से, तो जरा आपसे समझना चाहेंगे कि जो बात अमेरिका समझाने की कोशिश कर रहा है, जो बात कही गई है अभी, अमेरिका ने कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, अगर किसी को इसे देखना है तो वो खुद भी भारत जाकर देख सकता है। लेकिन क्या भारत में रहकर कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती, या राहुल गांधी विदेशों में जो बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है वो समझ में नहीं आती? क्या वजह? देखिए रविंद्र जी, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये आज मोदी काल में नहीं हुआ, ये पिछले 75 साल में कई सरकारों ने इस लोकतंत्र की रक्षा की है और लोकतंत्र को जीवित रखा है। तो आज कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं का हमारे लोकतंत्र के बारे में प्रशंसा है। संविधान जो है हमारा, इसमें लोकतंत्र में एक पिछड़े अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार दिया है जितना एक शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को अधिकार है। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस लोकतंत्र में सभी लोग जो है की सहभागिता रही है। तो ये लोकतंत्र जो है आज कोई भी तारीफ करता है हमारे लोकतंत्र। नहीं, आप लोग तारीफ कहाँ कर रहे हैं? आप लोग तो ये कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र खतरे में है, आवाज को दबाया जा रहा है, और ये बात सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी कही जाने लगी है। रविंद्र जी, रही बात, वही मैं अगला कहने जा रहा था, रही बात लोकतंत्र के खतरे की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन साहब आज कह रहे लोकतंत्र जीवित है और यहाँ पे देखने को मिलता है, वही अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में धार्मिक हिंसा जो बढ़ गए हैं और धार्मिक हिंसा जो है उस पर कंट्रोल करने की बात कह रही थी। भारत को आवाज उठाने के लिए कह रहा था कि वो तो पास्ट हो गया ना। पास्ट मतलब ये तो वर्तमान बयान जो अभी 2 दिन का हम बता रहे हैं, अभी का बता रहे हैं, हाल का, ये पुराना बयान नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव हुए और वो इस बात से सहमत हो गए कि नहीं, लोकतंत्र जीवंत है यहाँ पर, आपको आना है तो दिल्ली आकर देखिए। बात नहीं है ये, जब नरेंद्र मोदी जी जब भी उनका अमेरिका दौरा हुआ था उसके पहले की ही बात है। और ये बात अभी पास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अभी मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो वहां पे जो प्रधानमंत्री जो उनको द बॉस करके संबोधन किए, वो प्रधानमंत्री जी जब भारत देश में वापस आए तो वहां पे संसद में, उन्हीं के संसद में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ पे भारत में मोदी सरकार द्वारा बैन कर दी गई थी, वो दिखाया गया और उन्हीं के सांसदों ने पीएम मोदी पे, उनके प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया कि आपने धार्मिक हिंसा जो हो रही है भारत में, उसके ऊपर बात क्यों नहीं किया। नहीं तो कांग्रेस का एक जो एजेंडा चल रहा था वहां पर, बयान के माध्यम से कांग्रेस का एजेंडा तो खत्म हो गया ना वहां पर। नहीं, आप जो बात डॉक्यूमेंट्री के तहत कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो यहाँ पर सारी बातों पर विराम लग गया ना। अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आकर ये बात कह रहा है, अब इससे बड़ा बयान और क्या चाहिए? यानी वो चीजें तो अब पास्ट का विषय हो गई ना। अब मेरी बात समझिए रविंद्र जी, आज अगर बाइडेन जी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर यहाँ के जो सरकार है उनको पूछना भी चाहिए था कि हम आपकी रिपोर्ट के बारे में, जो हमारे देश के बारे में वो कह रहे हैं, वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया जो हमारे देश के बारे में कह रहा है, उसके ऊपर भी आपत्ति जतानी चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, ताकि देश जो है वो विश्व पटल पे किसी भी तरह के अपमान का सामना न करना पड़े। तो ये हमारे देश के सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आज जो है समय के साथ समीकरण बदलते जा रहे हैं। अब जो है रूस चाइना के करीब होता जा रहा है, भारत अमेरिका के करीब होता जा रहा है। बदलते समय में समीकरण को साधना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और देश हित तो सरकार कर तो रही हो, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, इसमें क्या किया जाए? अनिल गोयल जी, ये जो बदलाव हुए हैं अचानक से अमेरिका
के व्यक्तित्व में कि एक बार उसने लगभग 20 रिपोर्ट जो हैं वो वहां पर दिखाई थी। पिछले महीने ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 20 घटनाओं का जिक्र किया था। ये बदलाव अचानक से एकदम कैसे आ गए? नहीं जी, देखो, अमेरिका जो भी काम करता है, एक व्यापारिक देश है, वो अपने हितों को ध्यान में रख करके सारी बात करता है। और भारत में जो नीति अपनाई है वो कि जो भारत का हित होगा हम उस हित के साथ चलेंगे और किसी को भी भारत के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करने का हक नहीं। यानी अमेरिका जो कह रहा है उस बात में सच्चाई है या नहीं है? सॉरी, क्या कर रहे हो जी? अमेरिका जिस बात को कह रहा है उस बात में सच्चाई है या नहीं है? है ही नहीं। आप अमेरिका में जाकर देख लो, आप चीन में जाकर देख लो, जहाँ सही मायनों में आज भारत के अंदर हर धर्म के लोग जितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। अगर कोई भी असुरक्षा की बात है और वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोगों को, उनसे कहो ना ये दूसरे देश में जाकर बचाएं। नहीं, आप मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हैं आप। अमेरिका की तरफ से किर्बी ने भी और वहां के जो विदेश मंत्री उन्होंने ये कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका में कुछ कह रहे हैं जाकर कि भाई लोकतंत्र को बरकरार रखना है, लोकतंत्र खतरे में है। विरोधाभास है क्या इन दोनों चीजों में? बिल्कुल, राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के, विदेशों में जाकर के जो ये भाषा बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर देश की मर्यादा के भी खिलाफ है, देश के भी खिलाफ है और खुद राहुल गांधी के भी खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और वो अमेरिका कंपनी भी, अगर अमेरिका देश भी इस बात को ऑथराइज कराते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सीधी बात है कि राहुल गांधी के साल पर एक सीधा तमाशा है कि भाई जो तुम कह रहे हो उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आ रही है। नहीं तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी वहां जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी का तो आज यही मामला नहीं है। अगर हमारा चीन के साथ युद्ध होता है तो चीन के राजदूत के साथ जाकर चुपचाप मीटिंग करते हैं। अगर हमारा चीन का इससे दुश्मनी है तो इनकी पार्टी, चीन की पार्टी से एमओयू साइन करती है। राहुल गांधी का मामला चाहे चीन का मामला हो चाहे पाकिस्तान का मामला हो, अगर हमारी सेनाएं वहां पर डटकर जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती हैं, तो इनको सही मायनों में इनको ये वो भाषा बोलते हैं जो भाषा जो पाकिस्तान बोलता है, जो भाषा चीन बोलता है, तो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही मायनों में राहुल गांधी देश की चिंता नहीं कर रहे। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। मंजू सेठ भी हमारे साथ पूर्व राजनयिक के तौर पर जुड़ी हैं। मंजू जी, दो तरह की चीजें, सियासत तो खैर अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका के व्यक्तित्व में, विचारों में अचानक से ये बदलाव किस तरह से देखा जाए? अचानक तो नहीं है, लेकिन हाँ, पीएम वहाँ जा रहे हैं और अभी G7 के साइडलाइंस पे भी दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बातचीत हुई थी। तो ये अचानक नहीं है। हमेशा से आप देखेंगे वो अपने हित में जो होता है वो उसके हिसाब से अपना बयान देते हैं, लेकिन चूंकि ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी डिफेंस में भी और सब जगह जो बायलैटरल कोऑपरेशन की बात हो रही है, क्वाड में भी, और क्योंकि अब यूएस को लगता है कि एक और वो आके खुद भी देख के गए हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी आए थे यहाँ पे, फॉरेन मिनिस्टर और अभी डिफेंस मिनिस्टर भी आए, तो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है ग्राउंड पे। रिपोर्ट आती रहती है और लोग ऑपोजिशन का काम है कि पॉइंट आउट करे कि क्या खामियां हैं, तो वो होता रहेगा। और जो लोग हैं इंडिया में, जो अब एक ये भी साइन है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का कि सबको अपना वक्तव्य, अपना व्यू पॉइंट देने की आजादी है। तो आई थिंक दैट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो अपना बता रहे हैं और सब, और बाहर जो राहुल गांधी जी ने भी बोला है, उनका ये है फ्रीडम टू स्पीक। यानी अमेरिका का ये बयान महज एक चापलूसी के तौर पर देखा जाए? चापलूसी नहीं है, अपना वो चाहते हैं कि जो विजिट आ रही है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से जाए। थोड़ा बहुत उनके इंटरेस्ट तो आप वो रखेंगे, मतलब अपने हमेशा माइंड रखेंगे, तभी आगे वो कोऑपरेशन किसी भी कंट्री से करेंगे। लेकिन वो देख रहे हैं क्योंकि जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो वर्ल्ड में है वो चेंज हो रही है रैपिडली, और चीन का रवैया कैसा होता जा रहा है, और चीन के साथ उनकी जो लिंकेजेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और टाइम लगेगा उनको डीकपल करने में, और वो कोशिश ऑलरेडी शुरू हो गई है। और जो
अग्रेसिव बिहेवियर रहा है चीन का सब जगह इंडो पैसिफिक में खासकर और इंडिया के साथ भी, तो उनको लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक जीवंत डेमोक्रेसी है और ऑल डेमोक्रेसी को साथ में काम करके ये सब चीजें काउंटर करनी चाहिए जो थ्रेट्स आ रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल जो समीकरण जो चेंज होता चला जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए वो उसको अपना इंटरेस्ट बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, रक्षा के लिहाज से थोड़ा समझना चाहेंगे, अमेरिका अपने हित को साधते हुए ये सारी कवायद कर रहा है, भारत के लिए ठीक है आगे बढ़ना, अगर हमारा रक्षा समझौता किसी के साथ होता है, कुछ फायदा होता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक जो प्रेशर बनाया है अमेरिका ने कि रशिया के खिलाफ कुछ बोलो, आप यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ बोलो, ये जो सारी स्थिति है, ये क्या लगता है हम अमेरिका पर इतना भरोसा कर सकते हैं जिस तरह का दोस्ताना संबंध बढ़ा रहा है वो? आपने करोड़ों रुपए के क्वेश्चन पूछे हैं धर्मेंद्र जी, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो है नहीं, क्योंकि हम अमेरिका पे कितना बिलीव करेंगे ये थोड़ा सा एक विवाद का मामला है। क्योंकि आपको याद होगा जिन दिनों बाइडेन साहब प्रेसिडेंसी संभाले थे उन दिनों में हम समझते थे कि अमेरिका से हमारा मिलिट्री संबंध जो है, चाहे वो साउथ चाइना सी को लेके हो, चाहे मलक्का स्ट्रेट हो, चाहे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन हफ्तों के अंदर में जब अमेरिकन बेड़े ने, अमेरिकन फ्लीट ने जब हमारे बे ऑफ बंगाल में इंकर्शन किया, कैरिबियन सी में इंकर्शन किया, तो वहां पे भ्रम हमारा टूट गया कि आप एकदम बिल्कुल आंख बंद करके अमेरिकी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बातें वहां से शुरू होती है। और जहां तक अमेरिका और भारत का संबंध है, तो इसे कहने के लिए हमारे बीच में 4 संबंध हैं, और उसमें से लास्ट जो हुआ था ओपेका, जिसमें कि अमेरिकी जो तंत्र है, इंटायर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंटायर इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसकी इम्प्लीकेशन जो हमें अपने पड़ोसी के आसपास के जो परिप्रेक्ष्य में है वो हमें मिल सकता है। ये बहुत बड़ा ये चीज है। इसके अलावे जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हैं और भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी हुई अमेरिका के साथ में, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं? भारत की सिर्फ 2 कंसर्न हैं। एक तो चाइनीज का जो एक्सपेंशनिज्म है, चाहे वो आपको यहाँ पे लद्दाख में दिखा रहे हो, चाहे अरुणाचल में दिखा रहे हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे ताइवान स्टेट में हो, ये सारे एरिया हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ तक वो आपके साथ भी है। क्योंकि जब भी LAC पे एक चैलेंज होगा, भारत को जरूरत होगी एक लिवरेज करने की, कि ये जो हमारे LAC पे अगर कोई चैलेंज आज होगा तो उसको हम कैसे लिवरेज करें। और लिवरेज करने का दूसरा तरीका है या तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिससे चीन का सीमा लगता है, या फिर साउथ चाइना सी होगा, वियतनाम और साउथ चाइना। तो यहीं पे आप उनको लिवरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कहीं न कहीं हम लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक रिपोर्ट जो आई है, इसलिए भी हम थोड़ा सा शक जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो संबंध बड़े प्रगाढ़ हो रहे हैं, बहुत बेहतर संबंध, और जैसे कि एक वक्त में ये कहा गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, वैसे ही अमेरिका की ये मित्रता आगे बढ़ रही है। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुप रहने का फैसला अमेरिका ने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता में भारत को अपने साथ रखना है। यानी यहाँ पर साफ स्पष्ट हो रहा है कि आखिर यहाँ पे स्वार्थ है क्या। बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि जब मैंने बाइडेन का नाम लिया था तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बाइडेन अपने आप को सबसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का उनको एक ऑनर ऑलरेडी पहले के तंत्र में उनको मिला हुआ था, तो पाकिस्तान के क्लोज और हमारे यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट जो एक सेगमेंट है जो काफी एक्टिव हैं, बाइडेन उनके साथ भी हैं, खास करके उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो लेफ्टिस्ट के साथ में ऑलरेडी हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि शायद जो ये लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके साथ में बाइडेन का पता लगा हुआ है। तो एक वहां से हम उसको लेके चलते हैं, लेकिन उसके आगे भी देखिए जहाँ पे आपको लिवरेज करना पड़ता है ह्यूमन राइट एंगल पे। हमेशा आप पाइएगा कि अमेरिका के ऊपर में आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर ऐसा बनाएगा जिससे कि आपको हर्ट होगा। जब तक कि आज के दिन में जो रियलिटी है, भारत एक इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जहाँ पे सब
कोई भी आके मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी को या और किसी को गाली देते हैं ओपन वर्ड्स में, फिर भी उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होता है। और शायद यही एक कारण है कि बाइडेन ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि आप दिल्ली जाके देखिए कि इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, ये यहाँ की वास्तविकता है। लेकिन यहाँ से नैरेटिव क्या बनता है, यहाँ से नैरेटिव ये बनता है कि जितने वो जो ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट, द सो कॉल्ड चैंपियंस हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या कोई और हो, जब वो रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट में भारत की कहीं न कहीं जरूर थू करते हैं, जबकि उसमें वो वास्तविकता नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है, उसमें सिर्फ हम अमेरिका को दोष नहीं दे सकते हैं, हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स के जो सो कॉल्ड चैंपियंस हैं उसका भी उतना ही दोष है। लेकिन ये सब कुछ मिला जुला है और नेट जो रिजल्ट इसका आता है, और मैं 10 सेकंड लूंगा आपका, नेट जो रिजल्ट होता है ये है कि आप आंख बंद करके अमेरिका के ऊपर में जहां तक आपकी ह्यूमन राइट्स का या रिलीजियस जो टॉलरेंस भारत में है, इन सबके साथ में वो आपको हमेशा कहीं न कहीं वो अपने आप को अलग होगा, चाहे वो हमें अलर्ट मोड पर हमें रहना होगा। ठीक है मंजू जी, एक सवाल और लेंगे फिर हम थोड़ा पॉलिटिकल उस पर जाएंगे। अभी प्रचंड होकर गए हैं नेपाल के पीएम, जर्मनी भी शिरकत कर रहा है, तो ये सारे समीकरण कह क्या रहे हैं? उनको पता है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस तो है उनके लिए। नेपाल नेबर है, जो हमारे नेबर हैं उनके साथ हमने और साथ ही में जो अगर आप देखेंगे चीन का रवैया नेपाल में भी कैसा हो रहा है, वो अपनी तरफ उनको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल साथ छोड़ो और हमारी बात हमारे साथ चलो। लेकिन नेपाल को भी पता है कि दोनों इम्पोर्टेंट हमारे नेबर्स हैं और इंडिया बहुत पुराना एक फ्रेंड रहा है उनका। नहीं, लेकिन कई परंपराएं तोड़ दी नेपाल ने। वहां पर अगर कोई प्रधानमंत्री बनता था तो सबसे पहले भारत आता था, लेकिन साहब वहां तो चीन पहले गए तो परंपराओं को तोड़ा, और उसके बाद तो प्रचंड तो सबसे ज्यादा पसंदीदा पीएम है चीन के। बिल्कुल, तो ये इसलिए इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम उनको पूरा वो अपनी जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है उसको और बढ़ाएं। और जो बातचीत हुई है रिसेंट विजिट में, हम देख रहे हैं कि कोलैबोरेशन और कैसे एनर्जी सेक्टर में और सेक्टर्स में कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हालांकि उनके प्राइम मिनिस्टर या नेपाल का जो झुकाव है थोड़ा चीन की तरफ हो गया है। उनको पता है कि हम इंडिया को बिल्कुल एलियनेट नहीं कर सकते, वो उनके हित में नहीं है, तो वो बैलेंसिंग एक्ट करेंगे और आगे भी चल के करेंगे। और इंडिया को ये समझना है कि हमारा हमारे नेबर सारे हैं, वहाँ सब जगह चीन की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और हमें बैलेंसिंग एक्ट करना और अपना और वहाँ पे इन्फ्लुएंस करें या अपना जो पार्टनरशिप है, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उसके लिए इंडिया को अपना थोड़ा सा समझना होगा कि कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। और साथ ही में अब जर्मनी आया है, जर्मनी भी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाह रहा है और वो इंडिया को अपना डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत आगे बढ़ानी है। हम अगर मुकाबला करें या कंपेयर करें चीन के साथ तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, उनके साथ तो इसलिए हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अपना जो एक्शन है वो सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा और अपना हित देखना होगा। ठीक और जैसे आप उन्होंने कहा भी ग्रुप कैप्टन साहब ने, यू कांट बिल्कुल आप एक तरफ नहीं पूरा झुकाव कर सकते। ठीक बात है, कि हम और फुल्ली उनके अलोंग या हम सोचे कि मतलब हमें अपने हित देखने हैं, अपने हित देखने। हमारा नेबर है, हम उनको बिल्कुल फुल्ली एलियनेट नहीं कर सकते और हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा और अपना हित को हमेशा रखना पड़ेगा। लेकिन मंजू जी, एक जो हम हमेशा अपनी विदेश नीति की बात करते हैं, ये आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, ये जो हम विदेश नीति की जब हम बात करते हैं, ट्रंप का जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में, तो ट्रंप की अगुवाई करने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए भारत से हमारे पीएम गए थे और काफ़ी उन्होंने वहाँ के लिए तारीफ की थी। अब जो है 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से आया जा रहा है, तो ये क्या जो भारत की सियासत के लिए प्रोपेगेंडा और सारी चीजें क्या अब विदेशों से तय होंगी? नहीं, तो ऐसे में विदेश नीति पर सवाल नहीं खड़े होंगे? हाँ, नहीं, विदेश नीति तो हमेशा इंडिया की इंटरेस्ट में ही रहती है और होनी भी चाहिए और हमेशा रही है, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस। और ये थोड़े बहुत शुराई से पॉलिटिकल और जी आ रहे हैं, जहाँ सब आ रहे हैं। जी हाँ, जी आप बात पूरी करिए। जी आप बात पूरी कीजिए। हाँ,
वो बिल्कुल इस किस्म का थोड़ा बहुत हमेशा रहता है। ऐसे लगता है कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है, वहाँ से प्रेशर आ रहा है, और हर कंट्री में आता है। अब हमने देखा कि बड़े बड़े कंट्रीज में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर बाहर से बनता है, लेकिन इवेंचुअली इंडिया को और इंडियन पॉलिटिशियंस को अपना और वो समझ रहे हैं और समझ भी गए हैं कि हमें अपना खुद कंट्री का इंटरेस्ट पैरामाउंट रखना है और इनके दबावों में आना नहीं है, और ज्यादा इधर ना उधर अपने आप को स्वे नहीं करना है, अलाउ नहीं करना, और एक बैलेंस अप्रोच और बैलेंस फ्रेंडशिप सबके साथ हमें रख के आगे चलना होगा, जिसमें इंडिया का हित है। यानी हमें अपना हित देखना होगा, और लेकिन जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं उसको भी हमें समझना होगा, चाहे वो सियासत के परिवर्तन कहें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों को बैलेंस करके हमें चलना होगा। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद हम सियासत पर आते हैं और सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। जी वीएन झा साहब, अपनी बात पूरी करिए। जी, आप लोग बात कर रहे थे जहाँ पे आपने एक बड़ा सटीक तो सवाल पूछा था कि क्या अब हमारे प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे ट्रंप के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, ये देखो इस तरह का समझना भी गलत होगा, क्योंकि आपको परिप्रेक्ष्य देखिए, जब ट्रंप गए हुए थे, जब प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे ट्रंप के उस महासभा में जी, वो दरअसल सभा था भारतीयों के लिए। प्रधानमंत्री जब भी कहीं किसी नेशन में जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा एक जो डायस्पोरा है उसको एड्रेस वो जरूर करते हैं। वो आज से नहीं है, वो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तभी से उनका ये रहा है। नहीं, लेकिन तो टाइमिंग पर सवाल उठते हैं सर। मैं बात वहां पर नहीं उठता, टाइमिंग पे सवाल उठते हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये जो जब प्रधानमंत्री गए थे तो ये 3 चीजें एक साथ हो गई थी। एक तो यूएन का जो जनरल असेंबली था वहां पे था, वहां पे भी एड्रेस करना था उनको। उसके पहले बिल्कुल ट्रंप का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार करके गए थे, और जो जिस सभा की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा था, उसकी प्रिपरेशन लगभग 30 दिनों से हो रही थी, 1 महीने से उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। तो वो टाइम जो था वो फिक्स था। और तीसरा जो था उसके ठीक बाद वो जनरल असेंबली में एड्रेस करने जाने वाले थे यूएन के लिए। तो ये 3 चीजें मिलके वो भारतीय प्रधानमंत्री वहां पे थे। तो अब ये कहना कि वो प्रचार करने के लिए गए थे, ये गलत होगा। और एक चीज एक जान लीजिए, आप पॉलिटिशियंस जो है वो जरूर हवा को देखते हैं कि हवा का रुख किधर है। मैंने तो पर्सनली कोई सवाल नहीं किया, ये सवाल चूंकि उठ रहे थे इसलिए भी हमने पूछा। लेकिन एक बात देखिए वीएन झा साहब, एक बात और हमें समझनी होगी, जब हम बात करते हैं यूएस पॉलिटिक्स की खासकर, तो वहां आप सीनेटर को एक मुद्दा सौंप दीजिए, वो आपका मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा देगा। वहां तो इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती है ना, कि आप विषय जाकर वहां पर सौंप दीजिए। नहीं, वहाँ पे इस तरह का नहीं चलता। ऐसा इसको नहीं चलता है जिसका वहाँ अपना कोई वर्चस्व नहीं है। अगर आप सिर्फ लॉबी मेकर के थ्रू आप वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, जैसे छोटे छोटे कंट्री हैं, पाकिस्तान ऐसे जो कंट्री हैं, वो वहाँ पे पे करते हैं लॉबिंग के लिए। भारत लॉबिंग में नहीं है। भारत का अपना एक वर्चस्व है, भारत की अपनी एक शक्ति है। अमेरिका के साथ में एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो बन रहा है। आप उस दोनों को एक चश्मे से ना देखें। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री ने, ठीक है, आपकी हम ये बात मान लेते हैं, लेकिन रत्नाकर जी इस बात से कितना सहमत होंगे सियासी तौर पर हमें समझना होगा। रत्नाकर जी, ये जो वर्तमान में चल रहा है, लोकतंत्र की तारीफ की जा रही है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं अमेरिका, वहां अपनी बात बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वहां पर अपनी बात बोल रहे हैं, तो भारत की सियासत क्या अब विदेशों में तय होगी? वहां सारी चीजें तय हो जाएंगी और वहां से हमें वोट हासिल होगा, वहां से लोकतंत्र चलेगा? म्यूट कर दिया शायद आपने। आप हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, एक सेकंड, आ रही है आवाज मेरी? जी बिल्कुल, अब तो दमदार आ रही है, बताइए। जी रविंद्र जी, देखिए लोकतंत्र की तारीफ करना एक अलग विषय वस्तु है, और राहुल गांधी ने जो जाके अमेरिका में बीजेपी की नीतियों के बारे में जो बात कही है वो एक अलग विषय वस्तु है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग एक्सपर्ट हैं कि वो किस तरह से, तो अगर बीजेपी की नीतियों की हम बुराई करते हैं तो भारत देश से जोड़ करके भारत का अपमान बरसाने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो उन मुद्दों पे जरूर विचार करना चाहिए। और देश में जो ये तानाशाही का रवैया अपनाया है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो विपक्ष की प्रखर आवाज है, सबसे प्रखर आवाज है, उनको एक षड्यंत्र के तहत
सबसे मैक्सिमम मानहानि का जो सजा होता है 2 साल का सजा मैक्सिमम दिला के रद्द करना, कहीं न कहीं ये विपक्ष को खत्म करने की कवायद जो की जा रही है उस पर जरूर भारतीय जनता पार्टी को तो सवाल तो यही है ना रत्नाकर जी कि विदेश में जाकर अगर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, जो लड़ाई उनको भारत में रहकर करनी है, विदेश में बोलने से क्या शॉर्ट आउट हो जाएगा, ये मामला सुलझ जाएगा? देखिए रविंद्र जी, आज जो है एक देश दूसरे देश से ग्लोबली कनेक्टेड है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ग्लोबली कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। आज अगर पाकिस्तान में हमारा कोई भी, अब मैं एक देख रहा था आज तक पे, एक व्यक्ति है जो वो किसी मुद्दे पे नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा था, उसका वीडियो जो ले करके आज तक और बड़े चैनलों पे चलाए जा रहे थे। कहने का मतलब है कि आज एक छोटी से छोटी घटना जो है वो बाहर के लोगों, देश के लोगों को भी पहुंचती है। तो आज ये कहना कि हम यहाँ पे बैठे हैं और बाहर के लोग वो नहीं जानते हैं, ये बेमानी है। क्योंकि आज तो एक छोटा सा सवाल तो रत्नाकर जी ये है ना, एक छोटा सा सवाल ये है इसमें, इस बीच ये आता है कि भाई अगर किसी घर के अंदर कुछ विवाद है तो क्या जो मेहमान आएगा उसके सामने ओपन कर दें हम सारी घर की कमजोरियां? ये उचित होता है? भाई घर में अगर कोई विवाद है तो उसको आपस में बैठकर सुलझाया जाता है, उसको किसी तरह से शट आउट किया जाता है, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं होता कि आप जाइए, मेहमान आए, उसके बाद आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दीजिए, वहां बताना, अपना रोना शुरू कर दीजिए कि साहब वहां तो ये हो रहा है हमारे साथ। तो ये भी तो उचित नहीं है। पुराने वक्त में तो ये लेसन दिए जाते थे ना रविंद्र जी। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कवायद भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, ये क्या सही था क्या? अगर देश में अगर नफरती माहौल बन रहा था और बनाने की कोशिश की जा रही थी ध्रुवीकरण के लिए, तो उस दौरान अगर राहुल गांधी अगर यात्रा पे निकलते हैं और देश को जोड़ने का काम करते हैं और रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है उसको स्वास्थ्य मंत्री और एक चिट्ठी लिखते हैं राहुल गांधी को कि आप ये यात्रा जो है रोक दीजिए, क्योंकि वो तमाम तरह के डर और भय दिखाते हैं, कोविड का भय दिखाते हैं। हाँ, तो डर कहाँ गया राहुल? यात्रा रुकी नहीं, डरे आप है नहीं, सब चीजें कंप्लीट हो गई, हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा चल रही। कहीं न कहीं आप ये सोचिए कि रक्षा मंत्री सिर्फ राहुल गांधी को क्यों? अनिल गोयल जी, ठीक है, अनिल गोयल जी, लोकतंत्र की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हम इंक्लूड कर देते हैं रत्नाकर जी के साथ जो कि बेहतर नहीं होती हैं। भारत आज, चूंकि रत्नाकर जी ये भी कह रहे हैं कि ग्लोबल रूप से हम सारे के सारे लोग इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए हैं, कुछ भी छुपा नहीं रहता, जो भी वीडियोस हैं आप अपलोड करेंगे वो दुनिया देखेगी। क्या ये लोकतंत्र की सही स्थिति है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए? यहां पर आकर किसान आंदोलन करते हैं तो एक डेढ़ साल तक वो आंदोलन करते रहे, उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाए? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पहलवान बेटियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी सुनवाई ना हो, एफआईआर तक पुलिस दर्ज ना करे, सुप्रीम कोर्ट को उसमें सामने आना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा सही है? रविंद्र जी, इसलिए वो मुद्दे उठा रहे हैं। रविंद्र जी, रत्नाकर जी की अपनी सोच हो सकती है और जिनकी सोच सिर्फ देश को बदनाम करने की है तो उनको वो हर काम अच्छा लगेगा जिसमें देश की बदनामी हो रही है। नहीं, इसमें ये बताइए, ये बदनामी मैं पूरी बात कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी पूरी सुन लें। निश्चित तौर पर देश में अगर इन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी है तो देश की जनता ने वोट देना है। देश की जनता को संबोधित करें, विपक्ष के रूप में देश की जनता को बताएं कि भाई कौन से काम होने से देश की जनता का नुकसान हो रहा है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने बता दिया, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बता दिया, कर्नाटक में भी बता दिया। रविंद्र जी, मैं जो चुनाव तो जीत हार लगी रहती है, चुनाव में जीतते भी हारते भी हैं और हम मैक्सिमम की तरह अगर कोई एक दो जगह हार गए हैं तो उसको कोई हार नहीं है। दूसरी बात है, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, वहाँ पे परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, हर 5 साल बाद सिटिंग को बदलते हैं। नहीं तो लोकतंत्र की तो सही स्थिति ये है ना निर्माण करा है अनिल जी, लोकतंत्र की तो सही स्थिति ये है कि जिन मुद्दों पर, जो गंभीर मुद्दे हैं, कम से कम उस विषय पर सवाल जो उठ रहे हैं उसके जवाब तो मिले। यहाँ तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनसे पूछो महंगाई कहाँ जा रही है, आप जवाब नहीं देते। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, आप जवाब नहीं देते हैं। जब वो सवाल खड़े करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कहीं ईडी, कहीं कुछ, पुलिस तक उनके आंदोलन को खत्म कर देती है। तो फिर आवाज उठाने कहाँ दी जा रही है? यही तो विपक्ष कहना चाह रहा है।
रविंद्र जी, क्या विदेशों में आवाज उठाकर जवाब मिल जाएंगे? आप गलत प्लेटफार्म पर खड़े होकर के गलत बात करेंगे और उससे देश की जनता का समर्थन मांगेंगे, तो देश की जनता ये बात बिल्कुल समझती कि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की बात बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब रत्नाकर जी देंगे। रत्नाकर जी, क्या है, रत्नाकर जी, भारत जोड़ो यात्रा आप की ये भारत, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी। मैं एक बात करूं। दूसरी जी। बात क्या है हाँ। कि भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। हाँ। भारत टूटा ही कहाँ था जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? ठीक है, भारत, रत्नाकर जी, ये बताएं कि भारत टूटा कहाँ था? भारत जोड़ो की जो बात कहते हैं, हाँ। तो ये सीधी सी बात ये है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अच्छा, तो लोकतंत्र की एक सवाल जोड़ते हैं। लोकतंत्र की वो सही तस्वीर थी जब ट्रंप यहाँ आ रहे थे कोविड से पहले, और उसके बाद एक दीवार खींची जा रही थी, तब कहा गया था कांग्रेस की तरफ से ये दो भारत के बीच की एक लकीर है, तो वो सही तस्वीर थी लोकतंत्र की? नहीं, आप अगर अपने घर में किसी भी मेहमान को बुलाएंगे, हाँ, तो उसको हाँ। क्या अच्छा दिखाएंगे, बुरा दिखाएंगे? आप अच्छा। मेहमान का स्वागत यानी कर रहे हैं, यानी मेहमान जो को जो बुला रहे गरीब हैं, वो जो गरीब नहीं, हैं, नहीं। जो गरीब हैं वो बुरे हैं, नहीं, बुरे का वो सवाल स्थिति नहीं दिखती है तो बुरी है। सवाल है बुरे और का नहीं है, और लेकिन स्लम आप डॉग अगर- मिलियनेयर आप जैसी अपनी- मूवी जब वहां हिट होती है इसी मुद्दे को लेकर, तो वो स्थिति बेहतर है जिस पर आप अवार्ड लेके आ रहे हैं। रविंद्र जी, देखो चीज क्या है कि अपने देश की जहाँ मान सम्मान बढ़ाना होता है, वहाँ छवि बढ़ानी है। ठीक है, तो इस सब बात को ध्यान रख करके हमको ये काम करना ही पड़ेगा, छवि। ठीक है, रत्नाकर जी, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। ये जो रत्नाकर बात है, हाँ, गोयल साहब ये ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप कोई मेहमान अगर आपके घर में आता है तो आप उसको घर के किसी भी कोने में नहीं बैठाएंगे ना, वहां तो एक जो गेस्ट रूम है वो सेट होगा, उसको आप व्यवस्थित करके रखेंगे, वहीं तो बैठाया जाएगा। तो क्या गलत किया गया? दूसरी तरफ मंच आप देखिए कहां पर क्या बात कहनी चाहिए। कांग्रेस को शायद ये बात नहीं पता है, जो बात उसे घर में करनी चाहिए उसकी वो विदेशों में जाकर बातचीत करते हैं, विदेशों में जाकर रोना रोते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए रविंद्र जी, सच को पर्दे से छुपाना ये सही बात है कि गलत बात, ये बता दें मुझे। अगर देश में गरीबी है, इनके शासन काल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, और फिर उस गरीबों के घरों को जब पर्दे से ठगा जाता है, तो ये क्या आप सच छुपाने का काम नहीं करते हैं? आप बताइए, आज जो है कोविड के बाद 80%, अगर पूरे विश्व में 100% में 80% जो है लोग इस देश में गरीब हुए हैं। तो अगर गरीब होते हैं तो उस सच को, सच्चाई को छुपा क्यों रहे? आप क्यों नहीं ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि गरीब जो है गरीबी रेखा के ऊपर आए? आप वो तो करेंगे नहीं, लोगों को रोजगार देने का काम करिए। आपने कितना रोजगार दिया जब हम पूछते हैं तो आप कहते हैं कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, और वहीं में प्रधानमंत्री जाते हैं और 71,000 का सर्टिफिकेट बांटते हैं, सिर्फ 71,000 नौकरियों का, और पूरा महिमा मंडन किया जाता है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इनके सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप जो कहते हैं, आप अगर महंगाई कम करिए, गरीबों के बारे में आप सोचते ही नहीं। गरीबों, आप तो जानते हैं गरीबी हटाओ क्या है, आप गरीबियों को भी मिटाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये तो लड़ाई देश के अंदर की है ना, ये तो लड़ाई देश के अंदर की है ना। अब सुनिए, अब जो है ये महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इस महंगाई के ऊपर अगर हम सवाल पूछते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। हाँ। ये फिर वो राष्ट्रवाद की डफली बजाने लगते हैं और हिंदुत्व का राग अलापने लगते हैं। आप भैया, आप ये बताइए कि महंगाई जो है बढ़ रही है, उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? तो इनके निशिकांत दुबे जो संसद में बयान देते हैं कि अरे कहाँ देश में महंगाई बढ़ी है, इनकी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो कहती है प्याज का दाम बढ़ता है, लहसुन का दाम बढ़ता है, मैं तो खाती ही नहीं थी। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जब आएगा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, कि आप जो है आम जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है, और सिर्फ एक पिक्चर बनाने का काम करते हैं, ग्लोबली जो एक परिदृश्य दिखाने का काम करते हैं भारत। तो वही तो काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं ना, वही काम तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। एक ही पायदान पे तो दोनों खड़े हैं ना। आप कुछ नया थोड़ी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नया थोड़ी नहीं कर रहे हैं। जो काम वो कर रहे हैं इसका मतलब वही काम आप भी कर रहे हैं। गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, आपके पास आना चाहेंगे। लोकतंत्र की सही तस्वीर के मायने ये है कि जो गंभीर मुद्दे हैं देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासत कोई पैठ नहीं बनाता है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तब जाके देश की पहचान बनती है। हालांकि उसका फायदा हमेशा सत्ता पक्ष को मिलता है, चाहे जो भी रहा। लेकिन भारत के अंदर के, किसी देश के अंदर के जो मुद्दे हैं वो इतर हो जाते हैं।
तो उन गंभीर मुद्दों पर भी तो जवाबदेही तय होती है, लेकिन उस जवाबदेही का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होती है। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करते हैं? रविंद्र जी, निश्चित तौर पर विदेशों में भारत की छवि अच्छी बने, ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, प्रत्येक राजनीतिक दल की है। उनको अपने मतलब जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए, गैर जिम्मेदार विपक्षी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। तो सारी जिम्मेदारी विपक्षी निभाएगा क्या? सत्ता पक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होती है। सत्ता सत्ता पक्ष ये कहता है जाके जब वहां पर कि भाई ये सपेरों का देश था, यहां पर हमने जन्म ले लिया, इस तरह की बातें शोभा बढ़ाती हैं क्या? नहीं, ये किसने कहा सपेरों देश था? सपेरों का देश किसने कहा? अगर आपको ये, अब ये तो हमें बड़ा अचरज की बात है, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, दूसरी आपके सबसे बड़े नेता ने कहा। रविंद्र जी, हाँ। रविंद्र जी, नहीं, ये गरीबी हटाओ की बात कह रहे हैं। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देते देते 4 बार ये सत्ता में आए हैं और हमेशा गरीबी इनके राज में बढ़ी है। तो ये तो नारा भी गरीबी हटाओ का दे रहे हैं और गरीबी भी लगातार इनके टाइम में बढ़ी। तो ये तो बात आप भी कह रहे हैं ना, महंगाई की बात कहते हैं, ये तो बात आप भी कह रहे हैं ना कि 80% लोग ऐसे हैं। अनिल जी, गरीबी को लेकर आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको हमें खाना मुफ्त देना पड़ रहा है क्योंकि वो गरीबी रेखा में है, क्योंकि उनको खाना मुहैया नहीं हो पाता। तो ये तो बात आप भी कह रहे हैं। रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से पहले कोई गरीब नहीं था। नहीं तो हम 2014 की से पहले की दुहाई कब तक देते रहेंगे? आप इतने 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वही तो पूछा जा रहा है कि काम क्या हुए हैं गरीबों के लिए। मैं वही बात, गरीबों के लिए अगर काम की बात कहें, आज जो सड़कें बनी हैं, जो हर गरीब को राशन पहुंचा है, पहले ये 1 रुपया देते थे, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते थे। आज हम 1 रुपया दे रहे हैं, 1 का 1 रुपया गरीबों तक पहुंच रहा है। चाहे रेहड़ी पटरी वाले हो, उनको पैसा मुहैया कर रहा है, चाहे किसान है, उनको हर महीने पैसा भिजवा रहे हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि किस जगह पर भारत का अंतिम व्यक्ति तक खड़े व्यक्ति को देश लाभ नहीं पहुंचा रहा, सरकार लाभ नहीं पहुंचा रही। सरकार तो पूरी तरीके से देश की जनता के लिए समर्पित सरकार के रूप में काम कर रही है। ठीक है। और ये कभी भी वोट बैंक की राजनीति में काम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस इस बात का आरोप लगा के गरीबी को भड़का करके गरीबी हटाएंगे इसका नारा दे करके सत्ता में आई थी। कांग्रेस महंगाई हटाएंगे इसका नारा देकर। ठीक है रत्नाकर जी, 30 सेकंड में जवाब चाहिए क्योंकि अंतिम समय में हम आखिरी टिप्पणी वीएन झा साहब से लेंगे। रत्नाकर जी, ठीक है, जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी। ठीक है रत्नाकर जी, अभी ये कह रहे थे कांग्रेस ने क्या किया था, तो मैं बता दूं, यूपीए सरकार में ही 27 करोड़ गरीबों को हमें गरीबी रेखा से ऊपर लेके गए थे। आप तो 23 करोड़ को नीचे ला दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये देश को ही गरीब कर रहे हैं रविंद्र जी। देश को ही गरीब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 55 लाख करोड़ जो विदेशी कर्ज से पूरे हमारे देश के ऊपर 2014 में, और 9 साल के दौरान ही वो 55 लाख करोड़ 155 लाख करोड़ हो गए। मतलब 3 गुना हो गया जो है लोन, जो है विदेशी कर्जा जो है 3 गुना हो गया। तो लोकतंत्र की, ठीक है, छोड़िए, लोकतंत्र की सही परिभाषा कैसे दी जाए? लोकतंत्र की सही परिभाषा कैसे दी जाए? नहीं, लोकतंत्र की परिभाषा देखिए, लोकतंत्र में अगर आपकी तानाशाही बढ़ जाएगी, आप रसूखदारों को बचाएंगे, बेटियों को जो है न्याय नहीं दिलाएंगे, आप जो है न्यायपालिका का गलत दुरुपयोग करेंगे, सियासी दांव पे जारी रहेंगे। ठीक है, ठीक है झा साहब, बीएन झा साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। बीएन झा साहब, ठीक है, बीएन झा साहब, एक परसेप्शन सेट किया जाता है। रत्नाकर जी एक मिनट, ठीक है, रत्नाकर जी हो गया, रत्नाकर जी हो गया, ठीक है, रत्नाकर जी हो गया, ठीक है। गोयल साहब एक मिनट, गोयल साहब, रत्नाकर जी एक मिनट, रत्नाकर जी समय कम है, रत्नाकर जी समय कम है, रत्नाकर जी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे, समय कम है। बीएन झा साहब सिर्फ ये समझना चाहेंगे कि चूंकि परसेप्शन बाहर जो भी बनाया जाए, सियासत का कोई व्यक्ति जाए, चाहे कांग्रेस का नेता जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता जाए, वहाँ पर सेट होती हैं सारी चीज़ें, उनके लिए इवेंट को मैनेज किया जाता है। राहुल गांधी जा रहे हैं, वहाँ पर उतनी भीड़ उनके पास नहीं होती, हालांकि होती, हम ये नहीं कह सकते नहीं है, और वो कुछ जाकर बोलते हैं। प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं वहाँ पर तो एनआरआई को संबोधित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ सेट होती है ना, पहले से उसका इंतजाम करना पड़ता है। कहीं कुछ कमी आ रही है कांग्रेस के, उसमें बराबरी का जोड़ नहीं बैठ रहा।
जी हाँ, देखिए रविंद्र जी, क्या होता है कि आपकी आवाज जब कहीं सुनी नहीं जाती है अपने ही देश में, तो आप कहीं न कहीं एक रास्ता खोजते हैं, कहीं आपकी आवाज अपनी आवाज आप निकाल सकें। अब यहाँ पे भी हो क्या रहा है कि भारत में जो पिछले 2 जनरल इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हुए हैं, इसमें कांग्रेस की जो लैंग्वेज है लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे ना कांग्रेस से ज्यादा दोस्ती है और ना बीजेपी से ज्यादा दोस्ती है। मैं मिलिट्री पर्सन रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं विवेक जाके, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बीमारी होती है, फुट इन माउथ डिजीज। नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह की अपनी इमेज सेट की है उसको सबने सराहा है। और हर कोई, चाहे मीडिया हो जो कभी राहुल की बात नहीं किया करता था, वो भी इस बात को कह रहा था कि अपनी उस इमेज को तोड़ दिया, उससे बहुत आगे निकल गए। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि अब राहुल ने साबित कर दिया कि वो क्या है। नहीं रविंद्र जी, देखिए, भारत जोड़ो तो तब होता है जब भारत टूटा हुआ होता है। तो भारत तो नहीं, जोड़ने की बात नहीं की हमने, सिर्फ यात्रा की बात की कि जन जन तक जुड़ना, जन तक जुड़ना। राहुल के लिए यही तो कहा जाता था ना कि एसी में बैठते हैं, सुनते नहीं है, इसलिए उनके कई नेता छोड़कर चले गए। लेकिन अब तो वैसी स्थिति है नहीं उसके बाद। खैर, वक्त हमारे पास इतना थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, जिस तरह की बात अमेरिका यहां पर कर रहा है कि लोकतंत्र भारत का मजबूत है, उसके तो स्वार्थी हित हम समझ सकते हैं कि उसका यहाँ स्वार्थ है, भारत से संबंध बेहतर करना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि कई जख्म इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जो भारत झेल चुका है। क्या अब उस स्थिति में हम हैं? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होते जा रहे हैं, तो फिर हम भारत के अंदर क्यों इस कमजोरी को बढ़ाते जा रहे हैं? क्यों हम बड़े मुद्दों को ठीक तरीके से आपस में बैठकर शॉर्ट आउट कर रहे हैं, खासकर तब जब भारत एक मजबूत देश बनकर खड़ा हो रहा है? यह सियासतदानों को समझना होगा, वरना वही होता आया है, इतिहास खुद को दोहराता आया है। स्थिति कहीं पहले जैसी ना हो जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।